नमस्कार विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था को हम एक सीरीज के रूप में पढ़ रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान की विकास। भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है वो लगातार अपना टॉपिक चल रहा है। हमने भारत के जो संविधान की जो विकास यात्रा है वो कहां से शुरू की? तो भारत के संविधान की जो विकास यात्रा है हमने शुरू की थी भारत में अंग्रेजों के आगमन से। ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो भारत में जो अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने के लिए, नींव रखने के लिए, वहां से हम लेकर चल रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1909। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस नाम से भी ये जाना। क्यों जाना जाता है? क्या कारण? घटना है 1906 की। कब की? 1906 ईस्वी की बात है। 1906 ईस्वी में क्या होता है? भारत के जो वायसराय है वो कौन बनते हैं? भारत के जो भारत सचिव कौन बनते हैं? भारत के वायसराय, भारत के जो वायसराय बनते हैं 1906 में, वो कौन बनते हैं? लॉर्ड मिंटो बनते हैं। कौन बनते हैं? लॉर्ड मिंटो बनते हैं। वायसराय किसको बनाया जाता है? वायसराय बनते हैं लॉर्ड मिंटो। और उसी समय भारत सचिव का पद किसको दिया जाता है? भारत सचिव जो है वो बनते हैं कौन? भारत सचिव। इस समय भारत के जो भारत सचिव होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं लॉर्ड मार्ले। कौन? लॉर्ड मार्ले। ये दो व्यक्ति हैं जिनके आधार पे क्या होता है, इस जो अधिनियम का नाम पड़ता है। अब क्या क्या हुआ इसमें? इस अधिनियम में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं? कौन कौन सी चीजें होगी? तो ये सारी चीजें हम शुरुआत से पढ़ेंगे। सबसे पहला, इस अधिनियम ने क्या किया? सुधार करने की कोशिश की और भारत की जनता में अपना विश्वास बनाने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरनाक काम इन्होंने कर दिया इसी आधार पे। और वो भयंकर वाला काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस जो अधिनियम में क्या कर दिया? इस अधिनियम में पहला काम किया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या किया? नंबर 1, क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करते हैं। ये सुधार का सबसे विवादास्पद हिस्सा। क्यों? क्योंकि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है जिसको इन्होंने शुरू किया था, ये भारत के लोग, भारतीय जनता आज भी भुगत रही है, आज की तारीख तक भी इसको भुगत रही है। क्योंकि ये आगे जाकर किसका आधार बना? ये आधार बना भारत के विभाजन का। किसका आधार बना? भारत के विभाजन का। और इन्होंने क्या कर दिया?
इस योजना के तहत या इस प्रणाली के तहत क्या कर दिया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था क्या किया गया, मुसलमानों को मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी। ये काम इन्होंने कर दिया और ये सुधार की जगह काम तो सुधार के लिए क्या किया था, नाम सुधार का दे रखा है और इन्होंने सबसे बड़ा बिगाड़ कर। अब इससे क्या कौन कौन सी बातें होती है, इसका अर्थ है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते। इसका क्या अर्थ हुआ, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का अर्थ क्या हो गया कि अब मुस्लिम उम्मीदवार जो है उनको वोट देने के लिए का काम कौन करेंगे, केवल और केवल मुस्लिम जनता ही करेगी। बाकी अदर कोई भी जो किसी भी धर्म का हो वो उनको वोट नहीं दे सकता। तो ये अपने आप में एक सांप्रदायिकता में जहर, जो सांप्रदायिक रूपता रूपी जो जहर है उस जहर को इन्होंने क्या कर दिया, खतरनाक तरीके से सारी जनता में घोल दिया। दूसरा इन्होंने क्या काम किया, विधान परिषदों का विस्तार किया। क्या किया, विधान परिषदों का विस्तार। दूसरा काम क्या कर दिया, विधान परिषदों का विस्तार कर दिया। कैसे किया गया, केंद्रीय विधान परिषद है उनमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। क्या कर दिया, जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 60 तक। ये तो इन्होंने क्या कर दिया, विधान जो परिषद है उनमें विस्तार करने का काम किया। और प्रांतीय विधान परिषद जो है, जैसे बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, जैसे प्रांत के सदस्यों की संख्या में भी क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। उसके साथ में केवल केंद्रीय विधान परिषद में ही बदलाव नहीं किया गया, इसके साथ में प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्य संख्या सदस्य संख्या में क्या कर दिया गया, प्रांतीय विधान परिषद है उनमें भी सदस्य संख्या में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। प्रांतीय विधानसभा कौन जो परिषद है वो कौन कौन सी थी उस समय मद्रास थी, बॉम्बे थी और कौन सी थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। अब इन्होंने इसके बाद में क्या काम किया, भारतीयों को पहली बार नियुक्ति दी मिली कहां पर, इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को वॉइस राय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषद जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके साथ जुड़ने का अवसर दिया गया। भारतीयों की नियुक्ति कहां पर, हाँ, कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर की कार्यकारिणी
परिषद में क्या किया गया? गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें पहली बार भारतीयों की नियुक्ति कर दी गई, ये काम किया गया। और इसमें जुड़ने वाले जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय थे उनको विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वो कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कहां पर नियुक्त किया गया? वायसराय की कार्यकारिणी में। वायसराय की कार्यकारिणी में तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य कौन नियुक्त होते हैं? नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति किनकी होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। कौन है? हाँ, वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें जो पहले जो भारतीय है सदस्य की नियुक्ति होती है वो कौन? सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होते हैं। और ये किस पद पे नियुक्त होते हैं? है? कौन से पद पे ये नियुक्त होते हैं? तो ये विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त होते हैं। लॉ विधि सदस्य नियुक्ति होती है विधि सदस्य के रूप में। ये काम यहाँ पर पहली बार होता है। इससे पहले भारतीय सदस्यों की नियुक्ति वायसराय या गवर्नर की कार्यकारिणी में नहीं होती थी। अब उसके बाद में क्या होता है? नियुक्ति मिल गई, उसके बाद में परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई। जो परिषद है, जो परिषदें बनी, विधान परिषद जो थी उनके अधिकारों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जब सदस्यों में वृद्धि कर दी गई, 16 से 60 की कर दिए गई। प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। जब सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो विधान परिषद की जो शक्तियां हैं, जो उनके अधिकार है, उनमें भी क्या हो जाती है? वृद्धि। तो विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि। विधान परिषद के अधिकारों में किस प्रकार से वृद्धि होती है ये देखना है। कौन कौन सी वृद्धियां होती है? परिषद के सदस्यों और अधिक अधिकार दिए गए, जैसे बजट पर चर्चा करने का। कौन सा अधिकार मिला? पहले नहीं था लेकिन यहाँ पे मिलता है। बजट पर चर्चा करने का अधिकार। कौन सा अधिकार मिला?
बजट पर चर्चा करने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त होता है। जब बजट पे चर्चा कर सकते हैं तो लोकहित के मुद्दे जो है वो लेकर आ सकते हैं, वो प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं जिनसे जनता का भला हो। और यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले तो देखो नियुक्ति किसकी की, भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई, बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया और एक अधिकार वो मिलेगा, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भी यहाँ पे मिली गई। सुधार के उद्देश्य है तो क्या मिली, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति। इससे पहले पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये अधिकार दे दिया गया कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। अब इस सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, असली मकसद क्या था, भारतीयों को वास्तविक सत्ता नहीं देना था इनका। यहाँ पे जो उद्देश्य साफ हो जाता है, मैंने पहले ही कहा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन एक ऐसी प्रणाली है, लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखते हुए कहा कि हम भारत में ऐसी फसल के बीज बो रहे हैं, ऐसा जो दंत विष बो रहे हैं जो क्या हो सकता है, उसकी फसल हमेशा कड़वी, उसकी फसल कैसी होगी, कड़वी होगी। और ये किस लिए कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए कहा गया कि ये एक ऐसी फसल है जिसके बीज हमेशा कड़वे होने वाले हैं, जो क्या करने वाले हैं, जनता को हमेशा के लिए भारतीयों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और बड़ा नुकसान यहाँ पर इन्होंने इसी प्रणाली को लेकर कर दिया और उसी नुकसान का नाम है भारत का विभाजन। अब हम बात करते हैं और क्या क्या। अब यहाँ पे उनकी जो नीति थी साफ थी, डिवाइड एंड रूल की, फुट डालो और राज करो। अलग निर्वाचन मंडल देकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में क्या कर दिया, दरार डाल दी गई। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, यद्यपि इसने भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई, लेकिन वास्तविक शक्ति अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में थी। भारतीयों की भागीदारी तो यहाँ पर बढ़ गई, भारतीय सदस्य की नियुक्ति हो गई किसकी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी सारी शक्तियां अंग्रेजों के पास में ही थी। अब भारत के पास में क्या बचा, क्या नहीं बचा। अब यहाँ पर एक और दूसरा काम हुआ, ब्रिटिश अधिकारियों ने, अब इसका क्या उद्देश्य रहा होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इन्होंने क्या कर दिया, कड़ा विरोध किया। किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य जितने भी नेता थे भारत के, उन्होंने इसका विरोध किया। किसका, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका खुलकर विरोध किया। और ये जो विरोध है ये क्या करता है, इससे क्या नतीजा निकलता है, इसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम, जो भारत परिषद अधिनियम है 1919। लेकिन उससे पहले और क्या क्या होता, अब यहाँ पे जो मैंने बात की गई थी कि लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखते हुए क्या कहा कि हम भारत में एक ऐसे विषदंत बो रहे हैं जिसकी फसल हमेशा कड़वी होनी, किसी भी प्रकार से ये जो काम है, ये जितने सारे काम किए हैं 1909 में जो भी काम किए, वो काम इन्होंने खुलकर एकदम ये तय कर दिया कि भारत की जनता अब एक साथ नहीं बैठ सकती, एक दूसरे का विरोध करे। अब 19 में इन्होंने क्या कर दिया, निर्वाचन क्षेत्र को भी बढ़ा दिया। जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन किया था इसको क्या कर दिया, और विस्तृत कर दिया। कितना विस्तृत कर दिया, तो इसमें मुसलमानों के साथ साथ एंग्लो इंडियन को भी जगह दी गई। इसके साथ में इन्होंने सिखों को, ईसाइयों को, है ना, सबको अलग अलग जगह दी गई। और यही क्या करता है, यही भारत के टुकड़े करने का काम करता है। भारत में एक दूसरे जो संप्रदाय है वो एक दूसरे का आपस में विरोध करने का काम करते हैं। तो ये तो था अपना कौन सा, भारत भारत परिषद अधिनियम 1909 का है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसे क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब इस अधिनियम के बाद में अगला आता है, जो कौन सा अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले एक बार आप इनको देखो, जिनको भी जो चीजें, जहां पर भी आपको डाउट लगे, आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसके बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब देने की कोशिश करूंगा।
है ना। हो सकता है इंसान की देखो स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि गलतियां हो सकती है ना। तो जितनी सारी गलतियां हैं उन गलतियों को आपके माध्यम से सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं पे हो जाती है ना, तो फिर भी सुधारने का काम तो कौन करेगा, आप ही करेंगे। क्योंकि निंदा अगर नहीं होती है इंसान की, तो इंसान क्या हो जाता है, पूरा खुल जाता है। स्वभाव से वो क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। तो निंदा होनी चाहिए, जहां पे कमी हो, कमी निकलनी चाहिए। किस कवि ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के बिना निर्मल करे। निंदक को अपने पास में रखिए, वो आपका स्वभाव जो है मैं उसमें उसको साफ कर देगा। उसमें पानी लगेगा न कोई साबुन लगेगा। तो आप जहां पर भी आपको कमी दिखाई देती है, आप तुरंत बताएं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की जो संविधान की जो विकास यात्रा है, उसमें अगला जो अधिनियम पढ़ने वाले हैं वो है भारत परिषद अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1919। अब 1919 में कौन कौन सी घटनाएं होती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। लगातार आप बने रहे वीडियो में, आपको अच्छी चीजें मिलेगी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1900, भारत में सरकार बना ली अपनी, सरकार अधिनियम कौन सा, 1919। अब इस अधिनियम का भी एक दूसरा नाम है। पहले जो हमने नो पढ़ा उसमें दो व्यक्ति थे, कौन, मार्ले और मेंटो। यहाँ पे भी दो व्यक्ति है जिनके आधार पे इसको सुधार अधिनियम कहा जाता है। और वो दो व्यक्ति कौन है, वो दो व्यक्ति है मोंटेगू मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड। तो उनके नाम पर ही इसका विकास जो नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ता है, मोंटेग्यू, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम। इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये भारतीय संविधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। भारतीय संविधान ने अपना रूप तैयार करना शुरू कर दिया यहाँ से। तो भारतीय संविधान के लिए, संविधान के लिए यह अधिनियम अधिनियम मील का पत्थर साबित होता है। मील का पत्थर साबित कैसे होता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है, यहाँ से काफी सारी चीजों को हमने सामने लिया। कई सारे जो बिगाड़ पहले किए हुए थे उनको सुधार भी किया गया, और कई सारे जो ऐसे काम थे जो पहले सुधरे हुए थे उनको बिगाड़ा भी गया। तो सारी बातें होती है। इन्होंने क्या कर दिया, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की। क्या कर दिया, प्रांतों में द्वैत। अब ये द्वैत शासन क्या है, दो प्रकार की सरकारें बनी देखने को मिलती है, एक है प्रांतीय, दूसरी केंद्रीय।
तो यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। तो प्रांतों में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए दो भागों में बांट दिया गया। किस प्रकार से बांटा गया, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर जो इनकी जो रेखा थी, इन्होंने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। ये इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण और विशेषता रही। क्या हुआ, कौन सी, द्वैध शासन की जो विशेषता है, तो यह इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता। क्या विशेषता रही कि प्रांतों को क्या कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। अब इसमें क्या कर दिया, शासन के विषयों को दो श्रेणी में बांट दिया गया। दो श्रेणी कौन सी, एक आरक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरित। दो भागों में बांटकर इन्होंने शासन शुरू किया। आरक्षित विषय कौन कौन से थे, आरक्षित देखो दो भाग कौन से थे। हाँ, नंबर एक क्या था, आरक्षित विषय, हाँ, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। आरक्षित विषय, अंग्रेजों को लगता था कि जिन विषयों को लेकर जनता भड़क सकती है, जिन विषयों को अपने हाथ में रखने से शासन की जो मजबूती है वो बनी रहेगी, उनको आरक्षित विषय में शामिल कर दिया गया। अब कौन कौन से आरक्षित विषय थे, जिनमें वित्त विभाग है, क्या क्या था, सरकार ने भारतीयों को भागीदारी बढ़ाई, सरकार ने सदस्यों की बढ़ोतरी की, लेकिन सरकार ने वित्त विभाग को अपने हाथ में रखा। जब योजना बन सकती है, लेकिन कोई भी योजना बिना पैसे के परिपूर्ण नहीं हो सकती, तो वित्त विभाग को क्या कर दिया, अपने पास रखा। जो योजना उन्हें लगा कि ये जरूरत है, उसके लिए ही उन्होंने फंडिंग की, बाकी के लिए नहीं की। सबसे पहला काम तो ये कर दिया। उसके बाद में क्या कर दिया, पुलिस विभाग को, पुलिस को भी अपने हाथ में रखा। बाकी किसी को इसके लिए सुरक्षित रख दिया गया। ये बिल्कुल सुरक्षित है ये विभाग, कि ये विभाग कहाँ रहना है, ये विभाग अंग्रेजी सरकार के हाथ में ही रहना। और कौन सा विभाग था, पुलिस के बाद में न्याय, न्यायपालिका को भी अपने हाथ में रखा, न्यायपालिका को भी अपने हाथ में ही रखा। क्योंकि न्याय अगर दूसरी साइड चला जाएगा, अगर भारतीयों को इसका अधिकार दे दिया जाएगा, तो वो न्याय किस प्रकार से करेंगे, या तो सही करेंगे या उस प्रकार से करेंगे जिससे अंग्रेजों को नुकसान हो, सरकार को नुकसान हो। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि सरकार को नुकसान हो, तो न्याय को भी अपने पक्ष में रखा। उसके बाद में जेल, किसको जेल में डालना है, किसको निकालना है, कब डालना है, क्या करना है। अब न्याय अगर इनके पास में है, तो जेल विभाग भी इनके पास में ही होगा। ये दूसरी जगह कैसे जाएगा, जेल विभाग इनके पास में है। तो और क्या था, भू राजस्व, क्या था, भू राजस्व। ये क्या होता है, जितने सारे जमीन से संबंधित जितने सारे कार्य थे भारत में, जितने सारे जमीन से संबंधित जितने सारे काम थे, वो भी इन्होंने क्या कर दिया, आरक्षित विषयों की श्रेणी में रखा गया, भू राजस्व रखा गया। और ये जो विषय है, इस पर शासन करने का कार्य कौन करता था, इस प्रकार से शासन होता था। इस शासन करने के लिए क्या किया जाता, गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी, वही इन सब विषयों के लिए उत्तरदायी था। गवर्नर की कार्यकारिणी, ये सारे विषय किसके अधीन थे, अधीन, तो ये सारे विषय किसके अधीन थे, गवर्नर की कार्यकारिणी के अधीन थे, और गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, है ना, कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी था। तो ये सारे काम तो किसके प्रति उत्तरदायी हो गए,
गवर्नर की कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी हो गए। अब बात करते हैं दूसरे विषयों की। जो दूसरे विषय अपने हैं वो है हस्तांतरित विषय। कौन से? हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे उनकी चर्चा करनी है। तो जो हस्तांतरित विषय थे, अब हस्तांतरित विषय जो है जनता या फिर भारतीय लोगों के कुछ इनमें भागीदारी हुआ करती थी। संपूर्ण तो नहीं था लेकिन कुछ भारतीय लोगों की भागीदारी थी। और हस्तांतरित विषयों में आता था अपना शिक्षा। कौन सा? शिक्षा। शिक्षा विभाग को इन्होंने क्या कर दिया? हस्तांतरित विषय में रख दिया। इसमें सरकार को जनता राय दे सकती है। काम सरकार को करना है। काम किसको करना है? काम करना है अंग्रेजी सरकार को। लेकिन जनता क्या कर सकती है? जनता इसमें कुछ न कुछ राय दे सकती है। उसके बाद में शिक्षा के बाद में अगला है स्वास्थ्य। कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। इन सब पर जनता राय दे सकती है। उनको हस्तांतरित विषय कहा गया है ना, ट्रांसफर्ड है ये। अब ये जो है इन पर भारतीय मंत्रियों की सलाह ली जा सकती है। जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, किनकी राय ली जा सकती है इन विषयों पर? इंपॉर्टेंट क्या है? इन विषयों पर भारतीय मंत्रियों की राय ली जा सकती है। और कौन से भारतीय मंत्री? जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य थे। कौन से भारतीय मंत्री? जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हो उनकी राय ली जा सकती है। ये तो काम हो गया इनका। उसके बाद में और क्या क्या हो सकता है उसके बाद में बात करने वाले हैं। ये तो होगी विषय में। तो बात कर रहे थे हम द्वैध शासन प्रणाली की। द्वैध शासन प्रणाली में कौन कौन सी बातें हुई? द्वैध शासन प्रणाली में विधानमंडल का जो था उनके दो भाग बनाए गए। एक तो उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन का क्या काम था? उच्च सदन क्या करता था, किस प्रकार से कार्य करता था, और निम्न सदन किस प्रकार से काम करता था। बात करते हैं उच्च सदन की। ये विधानमंडल या इसे क्या कहा जाता था? राज्य परिषद कहा जाता था। इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी। कितनी थी? 60 सदस्य थे। और ये 60 सदस्य क्या करते थे? ये 60 सदस्य जो उस प्रकार से इन 60 सदस्यों की नियुक्ति होती थी। इनमें से 34 का निर्वाचन किया जाता था और 26 गवर्नर जनरल द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते थे। बाकी जो है वो अलग अलग चुनाव प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो सदस्य है गवर्नर जनरल द्वारा ये मनोनीत है। क्या है? सर मनोनीत है। निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते थे। और जो 26 सदस्य है वो गवर्नर जनरल क्या करते थे? उनको क्या करते थे? मनोनीत करते थे। निम्न सदन का क्या काम था? ये विधानसभा, ये क्या कहलाती है? विधानसभा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी। कितनी? 145। ये दो प्रकार से यहाँ पे सदन में आते थे। पहले सदस्य थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कितने सदस्य? 41 सदस्य। और दूसरे सदस्य थे, ये तीन प्रकार से आते थे। और ये तीन प्रकार के जो बाकी 41 सदस्यों के पीछे जितने सारे सदस्य बचे हैं उनमें से 30 सदस्य सांप्रदायिक क्षेत्र से आते। कहां से आते थे? सांप्रदायिक क्षेत्र से 32 सदस्य आते थे। इनके भी दो भाग थे। 32 में से 30 तो मुसलमान
और दो सिख सिख समुदाय से 2 सदस्य, जबकि मुस्लिम समुदाय से 30 सदस्यों का यहाँ पर निर्वाचित किया जाता था। और उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर, तो 51 सदस्य राज्य क्षेत्रों से आते थे। कहाँ से आते थे? राज्य जो सदस्य है वो सामान्य क्षेत्र से आते थे, जितना उनका सामान्य जो निर्वाचन क्षेत्र है, और विशेष क्षेत्र से सदस्य आने वाले कितने? 20 सदस्य। आज भी जो भारत की विधान परिषद है तो उसमें क्या होता है, दो एंग्लो इंडियन को आज भी मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसको? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन सदस्य कितने? 2। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है अभी। तो ये आज भी परंपरा है। तो यहां से इसीलिए तो बोलता हूं कि सारे काम जो है वो वहीं से लेकर चले आ रहे हैं। जो तौर तरीके हैं वही है, अंग्रेजों के शासन व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते आज भी। कौन होते हैं ये? कब होते हैं ये? होते हैं वर्तमान में। वर्तमान से जोड़ के देखें तो ये वर्तमान में आज भी मनोनीत होते हैं। हाँ, वर्तमान में यानी अभी भी ये मनोनीत होते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, 20 सदस्य विशेष क्षेत्रों से आते थे। अब विशेष क्षेत्रों से आने वाले सदस्य कौन थे? तो 7 तो जमींदार थे। कितने सदस्य? 20 सदस्य। 20 में से 7 कौन? जमींदार। 9 यूरोपीय संघ के सदस्य, और जो 4 बच गए वो व्यापार मंडल से आते थे। इस प्रकार से ये जो कंप्लीट जो है द्वित शासन की प्रणाली लागू होती है। उसके अलावा ये तो हो गई किसकी? केंद्र की। प्रांतीय विषय भी 2 भागों में विभाजित थे। प्रांतीय विषयों में मुख्य रूप से कौन कौन सा विभाजन किया? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित यानी जो परमानेंट लागू रहेंगे, उसका प्रबंधन कौन करता था? गवर्नर की कार्यकारिणी करती थी। गवर्नर ही इसमें सर्वसर्वा था। उत्तरदायी कौन था? गवर्नर था। यानी ये जो है गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि हस्तांतरित जो विषय है वो किसके प्रति? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इनका प्रबंध किसके द्वारा? विधान परिषद के द्वारा किया जाता था। विधान परिषद के जो सदस्य थे उनमें से निर्वाचित जो मंत्री है वो क्या करते थे? इनका इनके प्रति वो उत्तरदायी थे। जो भी काम किया जाता, इन विषयों में जो भी कार्य होता था वो इनके प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ये तो अपना था कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्स बोर्ड अधिनियम। और भी अभी बहुत है। 1 अप्रैल 1919 को जो है प्रारंभ होता है भारतीय शासन अधिनियम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 35 में क्या हुआ? 19 के बाद में 35 आया, है ना? 29 आया, 35 आया, जो भी आए वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी 19 बहुत लंबा है, तो 19 को हम कंप्लीट अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। और जो अब अगला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया प्रांतों में द्वैत शासन। द्वैत शासन किस प्रकार से लागू होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बात करते हैं 2 नंबर की। तो जो दूसरा इसका मुख्य पॉइंट है वो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली? केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली। इसकी शुरुआत यहां से। अब केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी इसके बारे में जानकारियां होती है, वो हम संपूर्ण बातें पढ़ने वाले हैं अभी। पहली बार देश में केंद्र स्तर पर 2 सदनों वाली विधायिका स्थापित की गई। देश में क्या हुआ? पहली बार केंद्र स्तर पर 2 सदनों वाली विधायिकाएं स्थापित की गई, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा शामिल थी। कौन कौन सी थी? ऊपरी सदन था वो राज्य परिषद था, और जो निचला सदन, जो निम्न सदन था, जो लोअर हाउस है, वो कौन सा था? तो वो केंद्रीय विधानसभा है। देश में
पहली बार पहली बार क्या हुआ? दो सदनों वाली विधायिका केंद्र स्तर पर केंद्र स्तर पर दो सदनों वाली विधायिका, दो सदनों वाली जो विधायिका है उसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। क्या स्थापित की गई? दो सदनों वाली विधायिका स्थापित की गई, जिसके दो सदन कौन कौन से थे? नंबर एक था राज्य परिषद, जो ऊपरी सदन था। राज्य परिषद ये उच्च सदन कहलाता था। हाँ, अपर हाउस के नाम से जाना जाता था। दूसरा था केंद्रीय विधान परिषद, सॉरी केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। यहां से संसद की शुरुआत, भारतीय जो संसद है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारतीय जो संसद है उसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? यहाँ पे दो प्रकार की है, विधानसभा और लोकसभा आज भी, है ना? एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। तो ये कौन सा सदन है? ये निचला सदन है। इसकी चर्चा भी हो गई। अब क्या हुआ? अब ये जो बनाए गए सदस्यों का चुनाव जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाने, यहाँ पर जितने सारे चुनाव थे, बहुत सारे अधिकांश चुनाव क्या हो गए? चुनाव के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रणाली का उपयोग। चुनाव के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग। हाँ, प्रणाली काम में ली जाने लगी। अब ये तो हो गया। उसके बाद में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार होता है। 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में जो सांप्रदायिक प्रणाली शुरू की गई थी, उसमें क्या कर दिया इन्होंने? विस्तार कर दिया। तो सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार किया गया। क्या किया गया? सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार किया गया। इस विस्तार में क्या क्या चीजें देखने को मिली, उसमें आप देखो। जो पार्लियामेंटो अधिनियम, जो सुधार अधिनियम है, उसमें क्या हुआ था? उसमें कुछ चीजें जो जोड़ी गई, जिसमें मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन किया गया था। कब? पार्लियामेंटो अधिनियम, सुधार अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
उसका विस्तार करके, तो जो विस्तृत बोए थे, जिस फसल को कड़वा होना था वो तो उसके रहेगी, यही हुआ है ना। तो उसका विस्तार करके क्या कर दिया, भारत में अलग और निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, पहले तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन था, उसके बाद में सिखों के लिए पृथक निर्वाचन। किसके लिए, सिख। उसके बाद में नंबर 1 पे पहले मुसलमान थे, दूसरे उसके बाद में कौन आते हैं, सिख। सिखों के लिए अलग निर्वाचन कर दिया। उसके बाद में तीसरा निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, वो भारतीय ईसाई के लिए। भारतीय ईसाइयों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। तो भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाइयों के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, एग्लो इंडियन को भी यहां पर प्राथमिकता दी। किसको, एंग्लो इंडियन लोगों को भी प्राथमिकता दी गई, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। उसके बाद में और किसको दिया गया, यूरोपीय संघ के जितने लोग थे यहाँ पर, हाँ 4 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, वो यूरोपीय। इन सबको क्या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, इस जो ये अधिनियम है, जो सुधार अधिनियम था 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, उसके तहत क्या कर दिया गया, इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी कर दी गई। अब इनके लिए जब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई तो रिजल्ट क्या आया और क्या क्या बढ़ा, लोक सेवा आयोग की। अब देखो यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद में भारतीय आ गए। पहले कितने भारतीय थे, जो पहले भारतीय थे उनमें बढ़ोतरी की गई, और कितने किए गए, कार्यकारिणी परिषद में भारतीय। कार्यकारिणी परिषद में भारतीय, कितने भारतीयों को लाया गया यहाँ पर, कार्यकारिणी परिषद जो है उसमें कितने भारतीयों को बढ़ाया गया। तो पहले 6 सदस्यों की जो कार्यकारिणी जो परिषद निश्चित थी, कौन सी, वायसराय की जो परिषद कार्यकारिणी है उसमें 6 सदस्य होते थे। 6 में से अब शर्त यह कर दी कि कम से कम 3 भारतीय होने चाहिए। वायसराय की कार्यकारिणी के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय। क्या शर्त रखी गई, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें जो 6 सदस्य थे उनमें से 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए, ये नियम बनाया गया। उसके बाद में और कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब क्या हुआ, ये सारी बातें हैं, कौन सा अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। भारतीय संविधान का ये अधिनियम मील का पत्र साबित होता है भारतीय संविधान के लिए। ये संविधान क्या होता है, मील का पत्र साबित होता है, क्योंकि यहाँ से जो द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, यहाँ से केंद्र सरकार के लिए जो संसदीय व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है ना। अब बात करने वाले हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो 1919 का जो अधिनियम है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसमें और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो एक बार इनको ध्यान से देख लें, उनके बाद में चलेंगे आगे।
अब चर्चा करेंगे आगे। अब क्या होता है, कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद में पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन जो है कमीशन है वो भी यहाँ पे बनाई जाती है। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बहुत सारी चीजें काम में आने वाली है। तो क्या बनाया गया, सिविल सेवा सर्विस यहाँ से शुरू होती है। तो लोक सेवा आयोग जो है इसकी शुरुआत यहाँ से होता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किसकी स्थापना हो जाती है, लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। लोक सेवा आयोग का हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं कि लोक सेवा आयोग में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई, कौन से लोक सेवा आयोग की बात हुई। उसके बाद में हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो लोक सेवकों की जो भर्ती के लिए क्या कर दिया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का यहाँ पर प्रावधान किया गया और 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, 1926 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब कर दी, 1926 में क्या कर दिया, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। अब लोक सेवा आयोग जो है उसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है उनमें चर्चा करने वाले हैं हम। उसके बाद में क्या कर दिया, 6 नंबर पे हम बात करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना या वो कौन सा है, लोक सेवा आयोग को हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा रुक के अब हम बात करने वाले हैं मताधिकार और बजट। बजट पर चर्चा होने की बात हो गई। तो मताधिकार, वोट देने का जो अधिकार है वो भी भारतीयों को यहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि जो कार्यकारिणी है, गवर्नर की जो कार्यकारिणी है या जो वाइसराय की कार्यकारिणी है, उसके जो 3 सदस्य हैं वो तो वोट कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो है यहाँ पर एक नियम और लेके आए, क्या, मताधिकार और बजट के लिए। मताधिकार और बजट। मताधिकार और बजट क्या करता है, इसमें कौन कौन सी बातें होती है। सीमित मताधिकार, सीमित नहीं कि सभी वोट कर सकते हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है और की जानी कुछ अनुचित थी, क्योंकि अगर सभी वोट करेंगे तो फिर इनकी जो सरकार है उसका क्या होगा, तो सभी तो वोट नहीं कर सकते। तो सीमित मताधिकार रखा गया। क्या किया गया, सीमित मताधिकार क्या रखा गया, सीमित मताधिकार रखा गया। और जब सीमित मताधिकार रखा गया तो क्या हुआ, भारत में प्रत्येक चुनाव की शुरुआत होती है, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल किन लोगों को था, जिनके पास संपत्ति थी, जो टैक्स देते थे। और कौन लोग थे, जो शिक्षा के आधार पे बहुत कम लोगों को, लगभग 10% आबादी थी, उनको क्या हुआ, वोट देने का अधिकार मिला। किसको, सीमित मताधिकार किन किन को मिला, हाँ, जिनके पास संपत्ति थी। जिनके पास कोई संपत्ति थी, यानी पूरी प्रॉपर्टी थी ढंग से, देश को चलाने का जो काम है वो इनसे आसान हो सकता है टैक्स लेकर किसी भी प्रकार के। तो कर देने वाले लोग, कर देने वाले लोग वाले और कौन थे, और शिक्षा के जो शिक्षाविद थे उन लोगों को भी शामिल किया गया, लेकिन उनका जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम था। कुछ शिक्षाविदों को शामिल किया गया।
कौन कौन थे? कुछ शिक्षाविद भी इसमें शामिल थे, जो लगभग 10% के आसपास रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो इनको अधिकार दिया गया वोट देने का लिए, वोट देने का जो अधिकार है वो सीमित किया गया। अब क्या हुआ, बजट जो है प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अब प्रांतीय विधानसभा अपना बजट स्वयं बना सकती है। क्या हुआ, प्रांतीय बजट को प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। यहां से प्रांत भी अपना बजट स्वयं बना सकते हैं। यह अधिकार यहाँ पर इनको मिला कि जो प्रांत है वो अपना बजट स्वयं बना सकते हैं, और इनको अपना जो स्वयं जो बजट बनाने की जो है जितनी भी सारी चीजें थी वो उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद में क्या होता है, ये जो अधिनियम है ये विफल हो जाता है। क्यों होता है, विफलता का क्या कारण होता है, लोग क्यों आलोचना करते हैं, कई सारे कारण हैं। तो अधिनियम की सफल नहीं हो पाता है विफलता के कारण। क्या क्या कारण रहे होंगे विफलता के, कौन कौन से अधिनियम, इस अधिनियम की विफलता के कारण कौन कौन से रहे होंगे? तो कारण है शक्ति का अभाव। क्या कारण रहा, पहला कारण था शक्ति का अभाव। शक्ति का अभाव किस प्रकार से, कई सारे काम तो दे दी लेकिन उनको वो पावर भी नहीं दी। जो जितने सारे परिषद थे उनको काम तो बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन उस काम को करने के लिए जो ताकत चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ये तो मुख्य कारण हो गया, है ना। भारतीयों को केवल हस्तांतरित विषय दिए गए जिनमें जिनके पास बजट और संसाधन बहुत कम थे। केवल कुछ हस्तांतरित विषय थे, वही शिक्षा, कृषि, है ना, चिकित्सा, स्वास्थ्य। इन सब विषयों को लेकर बजट की जो संभावना है वो उस समय बहुत कम थी। बजट जिसमें था जैसे सेना है, पुलिस है, जेल है, ये सारे जितने सारे विभाग थे वो क्या कर दिए, अंग्रेजी सरकार ने अपने पास सुरक्षित रख लिए। तो ये तो एक मुख्य कारण था, बजट, शक्ति का अभाव था। और बजट के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता है, ये सीधी सी बात है। और इसी कारण 1927 में एक मिशन जो है वो भारत भेजा गया कि ये जो अधिनियम है ये विफल क्यों हुआ, क्या क्या कारण रहे होंगे। और वो कौन सा मिशन था, वो था, कौन सा कमीशन बनाकर भेजी गई, एक काउंसिल तैयार की गई वहां से। और कौन सा कमीशन था, वो कमीशन था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन भारत कब आता है, कौन कौन से कार्य होते हैं, वो सारी चीजें जानने वाले हैं। अभी बात करते हैं साइमन कमीशन। क्या साइमन कमीशन जब भारत आता है, कब आता है, कौन कौन इसके सदस्य रहेंगे, उसके बारे में चर्चा करते वाले हैं। साइमन कमीशन जिसका गठन किया गया था नवंबर 1927 में। कब किया गया था, क्या किया, गठन कब किया गया, नवंबर
1927। अब नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब ये गठन किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। इसकी विफलता के कारण पता करने के लिए, है ना, क्या क्या कारण रहे होंगे। और उसके बाद में क्या होता है, साइमन कमीशन का जब गठन किया गया और भारत कब आया? भारत आगमन। भारत साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को। उन्नीस सौ 28 को कहां पर आया था? तो ये कहां पहुंचा? बॉम्बे। कहां आया? ये बॉम्बे आया था। अब बॉम्बे आ गया साइमन कमीशन। अब अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे। और इनके साथ में इस सदस्य, ये जो साइमन कमीशन भारत आया, इनके कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य कुल थे। अब इसका जो गठन क्यों किया गया, यहाँ पे भारत में आने पर का क्या कारण था? लेकिन इस कमीशन की सबसे बड़ी कमी एक रही, इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अब भारतीय को एक भी शामिल नहीं किया गया तो भारतीयों ने क्या कर दिया? इसका क्या कर दिया? विरोध किया। और क्या, कितना सारा विरोध किया, कौन कौन क्या क्या, इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया। भारी विरोध हुआ। 1935 का जो अधिनियम उसके बाद में आया, है ना। और क्या होता है इस कमीशन में, इनका जो अध्यक्ष गठन क्यों किया गया, कारण क्या था? गठन का कारण क्या कारण रहा होगा? गठन का क्यों गठन किया गया साइमन कमीशन का? तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार अधिनियम था, उसकी विफलता जो है वो पहला कारण था। और 10 साल बाद ये क्या करेगा? एक आयोग की नियुक्ति करेगा जो जांच करेगा कि ये 1919 में जब बना तो उस समय ये चर्चा हुई थी कि 10 साल के बाद में क्या होगी, इस जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम की जांच होगी। और ये जांच कौन करेगा? एक आयोग नियुक्त किया जाएगा और उस आयोग के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। और आयोग कौन सा बना? साइमन कमीशन बना, है ना। और इस आयोग का कार्य क्या था? ये जांच करेगा कि वे सुधार कितने सफल रहे। जो भी सुधार हमने किए हैं, उससे पहले पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में भी सुधार किए गए 1909 में, 1919 में सुधार किए गए इसके थ्रू। तो वो कौन सा था? मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड जो सुधार अधिनियम है। इन जो दोनों अधिनियमों में सुधार जो करने की बात की गई,